सुशांत सिंह राजपूत केस में महाराष्ट्र हुकूमत को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जांच सीबीआई के सुपुर्द कर दी है। अदालत ने महाराष्ट्र पुलिस को इस केस से जुड़े सभी दस्तावेजात सीबीआई के हवाले करने को कहा है। उसने महाराष्ट्र पुलिस को इस मामले की जांच में ताउन करने का हुक्म भी दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज की गई एफआईआर को दुरुस्त करार दिया है। रिया चक्रवर्ती ने पटना में दर्ज केस को मुंबई में मुंतकिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। ख्याल रहे कि सुशांत मामले की सीबीआई जांच का मुसलसल मुतालबा किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सुशांत के अहल खाना और अजीज व अकारिब ने इस्तकबाल किया है। सुशांत सिंह के परिवार को जस्टिस दिलाने की लड़ाई में आज हम मतलब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटना का जो एफआईआर रजिस्टर हुआ था वो सही था। बिहार सरकार ने जो सीबीआई को रेफरेंस किया वो भी सही था। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र पुलिस जो अभी तक कर रही थी उसका बड़ा लिमिटेड दायरा था, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया है कि ये सब होने के बावजूद हम इसको कोर्ट ऑर्डर्ड सीबीआई कर देते हैं, जिसमें कि कल को कोई ये ना कहे, चैलेंज ना करे कि बिहार सरकार को पावर था कि नहीं था रेफर करने के लिए, और ये मुद्दा फिर से न स्टार्ट हो जाए। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोई और एफआईआर भी अगर दर्ज होता है इस मौत से रिलेटेड, उस एफआईआर का भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ही करेगा, उसके लिए कोई अलग से ऑर्डर कराने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ये एक हमारा जो भी स्टैंड था एक एक स्टैंड सारा सही साबित हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हर बात को मान ली है। और अब मेरे को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। पूरी तरह से स्टार्ट तो उन्होंने खैर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से स्टार्ट करेगी। महाराष्ट्र पुलिस सारा कुछ उनको हैंडओवर करेगी और जल्दी परिवार को न्याय मिलने की अब संभावना जल्दी बढ़ गई है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला सामने आया है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। इस बीच हमारे साथ मौजूद है छातापुर के विधायक और सुशांत सिंह के भाई नीरज कुमार बबलू जी। उनसे जानते हैं सर, इस मामले को लेकर कितनी देखिए, काफ़ी तसल्ली हुई है। अब हम लोग को काफ़ी आशा उम्मीद जग गया है कि सुशांत को अब न्याय मिलने वाला है। लाखों देश के लाखों फैंस जो उसमें लगे हुए थे, तमाम चैनल का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं और काफ़ी उम्मीद जग गया है कि अब सुशांत को न्याय मिलेगा। रिया चक्रवर्ती के मामले में रिया चक्रवर्ती का कहना है कि आदित्य ठाकरे से उसके कोई संबंध नहीं है। अब सारा जांच का विषय है ना, अब सीबीआई जांच करेगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इस मामले को लेकर निश्चित रूप से इनके फैंस में खुशी है और लोग इस बात से खुश हैं कि अब मामले की निष्पक्ष जांच होगी। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने लिखा है कि मुबारकबाद मेरे वसी खानदान, बहुत खुश हूं। गैर जानिबदाराना जांच और जीत की तरफ पहला कदम। सुशांत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिहार के वज़ीर आला ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। नीतीश कुमार ने फैसले पर खुशी का इजहार किया है। नीतीश जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, चाहे वो सुशांत सिंह के परिवार हो या बिहार के लोग हों, वो सब जो है वो क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के इंटरवेंशन के बाद जो है ये मामला न्याय मिल पाया परिवार को। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उससे ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में जो कुछ भी किया गया और बिहार पुलिस ने जो केस दर्ज किया और उसके बाद जो जांच शुरू किया और बाद में जब सुशांत जी के पिताजी की सहमति मिल गई तो हम लोगों ने सीबीआई को रेफर किया और सीबीआई ने इसको स्वीकार कर लिया। तो आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हो गया कि जो कुछ भी किया गया वो बिल्कुल ही विधि सम्मत था, कानून के मुताबिक था और अब मुझको पूरा का पूरा भरोसा है कि न्याय मिल पाएगा। और सिर्फ परिवार या बिहार के लोग ही नहीं, हमने तो देखा है कि देश भर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की इनके प्रति बहुत सहानुभूति थी और लोगों को बहुत बुरा लगा है जो कुछ भी घटना घटी है। इसलिए सब लोगों की इच्छा थी इसकी ठीक ढंग से जांच हो ताकि न्याय मिले, सच्चाई सामने आए। जी, ये सुप्रीम तो पूरा भरोसा हमको है। जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आया, लेकिन इसके फैसला आने से पहले बड़े गंभीर आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र सरकार के लोग और उनके एमपी की आपने राजनीतिक फायदे के लिए किया है, आपका हक नहीं बनता था, आपका जुरिडिक्शन नहीं था वहां पे, उसके बाद भी आपने बिहार पुलिस को लगा दिया इस काम में। तो अब तो आज सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पता चल गया ना कि जो वो बोल रहे थे बिल्कुल गलत बोल रहे थे और हम तो कभी नोटिस नहीं लेते हैं ऐसी चीजों का।
इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं, इसका सीधा का सीधा रास्ता न्याय से है। विधि सम्मत कार्रवाई की गई थी, तो जो कानूनी काम है वो काम किया गया। उसमें अगर उन लोगों ने ऐसी बात कही और अपना आर्गुमेंट भी कर रहे थे, आरोप भी लगा रहे थे, तो अब तो उनको पता चल गया कि जो कुछ भी कह रहे थे वो बिल्कुल बेबुनियाद था और बिल्कुल गलत था। तो आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वो से स्पष्ट हो गया कि बिहार की तरफ से कोई राजनीति नहीं की गई, बिहार की तरफ से जो भी किया गया वो विधि सम्मत कार्रवाई की गई। जी, इसका बहुत हद तक श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आपके ही कहने पे एफआईआर किया गया था, आपके ही कहने पे फिर सीबीआई जांच की बात की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया है कि सीबीआई जांच की बात सही थी। तो अब आप क्या उम्मीद रखते हैं नीतीश जी, इसमें क्या आगे? नहीं, हमको पूरी उम्मीद है कि सब लोगों की इच्छा सीबीआई की थी, हम लोगों की भी इच्छा थी, और सीबीआई सही मायने में ठीक ढंग से जांच कर पाएगी और मुझको पूरा भरोसा है कि यथाशीघ्र जांच की कार्रवाई वो पूरा कर पाएंगे और न्याय दिलाएंगे। जी नीतीश जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इंसाफ की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सुशांत के अहल खाना ने हिम्मत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि एजेंसी इस केस की जांच गैर जानिबदाराना तरीके से करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो पटना पुलिस ने एफआईआर दायर किया है उसको सही मानते हुए सीबीआई में के द्वारा अनुसंधान को सही बताया है। ये न्याय की जीत है। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही उदयमान कलाकार था। उसका इस दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जाना पूरे देश को पीड़ा दे गया। पूरे देश की यह पुकार थी कि न्याय मिलना चाहिए, ईमानदार, निष्पक्ष और तेज अनुसंधान होना चाहिए। आज मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में अब एक ईमानदार इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये समयबद्ध होना चाहिए। और इसके साथ ही मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के पिता और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने जो साहस दिखाया और सुशांत सिंह राजपूत को की आत्मा को न्याय मिले, देश को न्याय मिले, इसकी जो उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसके साथ पूरा देश खड़ा हुआ, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। तो आज मैं स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सभी सदस्यों का भी अभिनंदन करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र के वजीर दाखिला ने कहा कि कॉपी मिलने के बाद कोई तबसरा करूंगा। कोर्ट का फैसला आया है, उसकी ऑर्डर की कॉपी हमको मिलेगी। उसकी ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद में हम उसके बारे में आपको प्रतिक्रिया देंगे। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने अदालत के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि सीबीआई की जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और इस सारे केस को और सुशांत सिंह राजपूत के जो करोड़ों फैंस हैं या उनको चाहने वाले लोग हैं, ऐसे सभी को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, ऐसी अपेक्षा हम करते हैं। इस मामले पर शिवसेना लीडर संजय राउत का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर, ये कानून का राज्य है, यह सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन
हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। ये महाराष्ट्र राज्य की परंपरा रही है, चाहे फिर शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो और न्याय व्यवस्था। देखिए, अगर इस्तीफे की बात निकले तो दिल्ली तक जाती है, दूर तक जाती है। तो इस प्रकार की बात करना किसी ने भी, खास करके महाराष्ट्र राज्य में जो हमारे विरोधी दल में बैठे हुए साथी हैं, सोच समझकर उसके ऊपर टिप्पणी करनी चाहिए। कांग्रेस लीडर तारिक अनवर का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई पर भी बहुत ज्यादा एतमाद नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपका खैर मकदम है। बेंगलुरु तशद्दुद के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले में मासूमों को हरासा न किया जाए। कर्नाटक के साबिक रियासती वजीर आर रोशन बेग ने यह मुतालबा किया है। बेंगलुरु में रियासत बेंगलुरु के वजीर दाखिला बिस्वराज से मुलाकात की साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सियासतदानों के रोल की भी जांच होनी चाहिए। मौलाना मोहम्मद मुजम्मिल वाला जाही का नाम लिए बगैर रोशन बेग ने कहा कि एक आलमदीन गुरीपालिया से डीजे हिली क्यों आए, दूर दराज मकामात से लोगों को किसने इकट्ठा किया, इन तमाम बातों की तफ्तीश की जानी चाहिए ताकि जाके आपके वो रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने की चीज़ें जाके ख़रीद सकें। और वो जो रात में कब किस वक्त पर क्या आएंगे, ये जो मासूमों को, हाँ, जो सियासतदान जिम्मेदार हैं, उस हलके को छोड़कर दूसरे हलके से जो लोग वहाँ आए थे, किसी हलके से देवरजीवनहल्ली को आने के लिए 45 मिनट से 1 घंटा लगता है। शाम का वक्त ट्रैफिक में आने, गुरुपनपालिया से वहाँ आने 1 घंटा लगता है। हिजीपुरा शांतिनगर से आने 1 घंटा लगता है। कैसे लोग जमा हो गए? एक मौलाना गोरीपालिया के वहाँ से यहाँ आते हैं, लोकल मौलाना, वहाँ के जो उलमा इकराम है वो कोई जाते हैं, अलग बात। कैसे लोग जमा हो गए? हज़ारों लोग। पहले ये कोरोना में पुलिस वाले तंग हैं। कोरोना में पुलिस वाले मेहनत काम करते थे। इस्लाम ने हमको सिखाया कि पुलिस स्टेशन को आग लगा दो। इस्लाम ने हमें सिखाया कि एमएलए का घर आग लगा दो। इस्लाम ने हमें सिखाया दूसरे मज़हब के लोगों को के दुकानों को जलाओ, उनकी कारों को जलाओ, उनके स्कूटरों को जलाओ, तबाह व बर्बादी करो। हमको बड़ा फ़ख्र था कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया, पूरे हिंदुस्तान में, बेंगलोर में, कर्नाटका में मुसलमानों ने बड़े सब्र के साथ काम लिया, बलात्कार में सब्र के साथ काम लिया। पिछले दिन 5 तारीख को राम जन्मभूमि का जो मसला आया, जो 5 तारीख को जो रस्म हुआ वहाँ, उस दिन भी पूरे कर्नाटक में बड़े सब्र के साथ, हमें बड़े फ़ख्र के साथ करना पड़ा। बिहार में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। कोसी, गंडक और बागमती नदी के तौगियानी अपने शबाब पर हैं। नदियों के सतह में इजाफा होने के सबब कई अजला सैलाब की सी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब की जद में आए गांव और सैलाब मुतासरा लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। लोगों को राहत और रसद का सामान नहीं पहुंच पा रहा। अपने घर से दूर ऊंचे मकाम पर मुतासरीन पनाह लिए हुए हैं। शहर से सटे निगम क्षेत्र का हालांकि ये इलाका नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये पटना का कंकरबाग है और इस मोहल्ले को अयाची ग्राम लोग बोलते हैं। लेकिन जो ये तस्वीर है, देखिए कितनी भयावह और दर्दनाक है। पूरे मोहल्ले में पिछले 10 दिनों से इसी प्रकार जल जमाव है और बताया जा रहा है कि इलाके में एक सड़क को काटने की वजह से ये पूरे इलाके में पानी आया। पूरा ये पॉश इलाका माना जाता है, वीआईपी इलाके हैं और यहाँ तकरीबन 10,000 से अधिक की आबादी आसपास बसती है। लेकिन आप देखिए जल जमाव की पीड़ा कैसे लोगों को सता रही है। पूरा इलाका पानी कुछ घटा है, कैसे आया इसमें हम लोग का जहाँ अभी बात हम आपसे हो रही है, इसके पश्चिम साइड में एक मोहल्ला है। वहाँ के लोगों ने वहाँ जब जल जमाव हुआ तो वहाँ के लोगों ने उस रोड को काट दिया और काटने के बाद सारा पानी उतर करके इधर चला आया।
कितनी समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या का तो गिनती नहीं हो पाएगा, इतना समस्या है। बच्चे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, सियाने लोग भी घर से बाहर नहीं जा सकते, जो जहाँ है घर में कैद है, खाने पीने का समस्या। तो जो पूरा इलाका है जल कैदी के तौर पर हो गया है और इसमें कोई प्रशासनिक पहल भी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये शहर से सटा हुआ इलाका है, अहियापुर थाना क्षेत्र में है, लेकिन ये जो इलाका है कांटी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और निगम क्षेत्र में नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ किसी प्रकार की प्रशासनिक पहल जल निकासी के लिए नहीं हो रही है। साथ ही साथ जिस पॉइंट को काटा गया है उसको रोकने की भी पहल नहीं हुई है। यही वजह है कि आप देखिए घर घर में पानी है, लोग जुगाड़ के नाव के सहारे, ट्यूब और तख्त के सहारे घरों तक आने की कोशिश करते हैं और लोग कोसते हैं कि किसी प्रकार की पहल इलाके में नहीं हो पा रही है। क्या कैसे आप लोग झेल रहे हैं इस जल जमाव? हम लोग का स्थिति काफ़ी ख़राब है। देखिए यहाँ से ना गाड़ी जा पाती है, कहीं ना मार्केट से कुछ सामान नहीं ला पाते हैं, सब्जी वगैरह लेने, ना गाड़ी जा पा रही है। पैदल भी जाने का बहुत समस्या है। छोटा छोटा ट्यूब का जो है हम लोग छोटा नोट नाव बनाए हैं, उससे ही पार करते हैं और वापस आते हैं। घर का सब्जी, घर का किराना का जो दैनिक यूज का सामान है लाते हैं। बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा है, पानी सर चुका है और यहाँ से स्मेल आ रहा है। ये आगे चल के नया महामारी का रूप लेगा। तो जिस प्रकार का जल जमाव है, लोग बताते हैं कि ये वाटर लॉगिंग लंबा होने वाला है इलाके में, लेकिन कोई पहल ना तो जल जमाव से निजात दिलाने की हो रही है, ना ही उस कट पॉइंट को रोका गया है, ना ही इलाके में जो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का छिड़काव होना चाहिए वो हो रहा है। तो मुजफ्फरपुर शहर में एक बड़ा इलाका जो निगम क्षेत्र में नहीं है, जल जमाव की समस्या को झेल रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। और वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश का असर साफ देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद का इंदरपुरी पुलिस स्टेशन ज़ेराब आ गया है। जरूरी दस्तावेजात को पानी ने निगल चुका है। पुलिस एहलकारों को परेशानी का सामना है। कोविड वबा से पैदा हालात ने जिंदगी के कई शोबों को शदीद मुतासिर किया है। पिछले 5 महीनों से माता वैष्णो देवी यात्रा मुअत्तल रहने से कटरा के ताजिर तबके को इसकी मार झेलनी पड़ी। अब जबकि चंद बंदिशें और गाइडलाइंस के साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू हुई है, यहाँ के कारोबारी तबके ने राहत की सांस ली है। पेश है समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी बेस कैंप कटरा में राजेश सिधोत्रा की बड़ी होटल है। इस होटल में 40 कमरे हैं और यहाँ पर 3 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन काम करते हैं। गुज़िश्ता मार्च से माता वैष्णो देवी यात्रा मुअत्तल रही और तभी से होटल में कोई कमरा भी बुक नहीं हुआ है। इस अरसे के दौरान राजेश को बड़े पैमाने पर माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और अब इस होटल में सिर्फ 2 मुलाजमीन ही काम कर रहे हैं। राजेश और इन्हीं की तरह दीगर होटल मालिकान का कहना है कि इनकी जिंदगियां शदीद मुश्किलात से दो चार रही हैं। इनके पास बिजली बिल भरने के पैसे भी नहीं थे और बाज को तो खाने के भी लाले पड़ गए थे। ताहम ऐसे में माता वैष्णो देवी यात्रा के दोबारा बहाल होने से इन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली है और इन अफराद ने फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने की उम्मीद जाहिर की है। कोविड का जो समय आया उसमें यात्रा बिल्कुल ख़त्म होने से यहाँ की इंडस्ट्री जितनी भी है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री है, चाहे वो ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, चाहे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, चाहे टूरिज़्म की ट्रैवल्स की इंडस्ट्री है, वो पूरी की पूरी इफेक्टेड हो गई है। अब ये है कि 6 महीने के अंतराल के बाद चलो माँ भगवती ने हम पे फिर कृपा की है, अब यात्रा का शुरुआत हुई है। एक अच्छा स्टेप है और अच्छी शुरुआत है। इससे ट्रायल से आने वाले समय में हम लोगों में एक नई उम्मीद और नई किरण जागेगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट आ रही है। गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लिया है यात्रा खोले, उनको भी लगा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम डिस्टर्ब हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इस टाइम परेशानी में गुजर रहे हैं, उनको वहाँ से रिवाइव करने के लिए यात्रा चलाई है। थोड़ा टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट देने की ज़रूरत उन्होंने समझी है। तो हमें लगता है ये टूरिज़्म सेक्टर, टूरिज़्म चलेगा, यहाँ पे पिलग्रिमेज चलेगी तो हमारा कुछ ना कुछ इकनॉमी हमारी बढ़ेगी। कटरा थोड़ा जो सेटबैक हुई है कटरा को, उससे कटरा रिवाइव कर पाएगा। सिर्फ होटल मालिकान ही नहीं बल्कि छोटे दुकानदार, ढाबे वाले, पौनी वाले और दीगर कारोबारी भी परेशान हाल रहे और अब हालात में सुधार की तवक्को जाहिर कर रहे हैं। 5 महीने हमने बहुत मुश्किल से काटे हैं। अब हम आपको बता नहीं सकते कि हमने कितनी मुश्किल से 5 महीने काटे हैं। हो सकता है कि घर में एक टाइम खाना बना हो सकता है कि अब सब तो सर डेवलप नहीं है, पैसे के मामले में सब डेवलप नहीं है। 80% यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मिडिल क्लास तबका है, जो रोज़मर्रा
अपना रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है, लेकिन हमको केवल हम सारे अपने गम दर्द भूल चुके हैं केवल इस खुशी में कि माता रानी का दरबार फिर से खुल गया। ताजिर तबका ने हुकूमत से माली पैकेज फराहम करने की अपील की है ताकि पिछले महीनों हुए नुकसानात की भरपाई कर सके। साथ ही इन्होंने श्राइन बोर्ड से यात्रा मुकम्मल तौर पर बहाल करने की भी गुजारिश की है। कटरा है वो आज भी 100% टोटल बंद पड़ा हुआ है। जब तक यात्रा पूरे तरीके से यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी तब तक हमारा रोजगार नहीं चल सकता। हम आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर अपील करना चाहते हैं कि कटरा को इंडस्ट्री को सर्वाइव करने के लिए, कटरा की इंडस्ट्री को बचाने के लिए, कटरा के लोगों को बचाने के लिए सरकार की तरफ से पहल होनी चाहिए और एक अच्छा पैकेज लेके आए। सिर्फ कटरा ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में कमोबेश यही हालात हैं। हुकूमत को इक़्तिसादी पैकेज के जरिए ताजिर तबके की मदद करने की जरूरत है ताकि वो इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कटरा से समीर भट्ट की रिपोर्ट। कोरोना वायरस की वजह से एक खानदान ने इज्तिमाई तौर पर खुदकुशी का मामला सामने आया है। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिला मगरबी गोदावरी के कोवर मंडल में पेश आया है। बताया जा रहा है कि नरसिया नामी शख्स की कुछ दिन पहले कोरोना से मौत हो गई थी। आखिरी रस्मात में दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत नहीं की। कल नरसिया की बीवी सुनीता, उनके बेटे मणि कुमार और बेटी अपर्णा ने दरियाए गोदावरी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। समझा जाता है कि घर के जिम्मेदार की मौत और दोस्त अहबाब के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर इस खानदान ने यह इंतहाई इक़दाम किया होगा। तेलंगाना में जारी बारिश से जिला महबूबनगर में घर की छत गिरने से एक खानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। महबूबनगर पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। महलूकीन की शिनाख्त जी शर्नमा, 13 साल उनकी बेटी भवानी और 9 साल छोटी बेटी वैशाली की हैसियत से की गई है। मछली का शिकार करने गए तेलंगाना के जिला मेदक में 2 नौजवान तालाब में डूबकर हलाक हो गए। इब्राहिमपुर देहात के 2 नौजवान पदाचेरू कल मछली का शिकार करने गए थे। रात में घर वापस नहीं हुए। रात में उन्हें तलाश किया गया मगर आज सुबह दोनों की लाश तालाब से मिली। चेगुंटा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नौजवानों की मौत के बाद देहात में गम का माहौल देखा गया। मकामी अवामी नुमाइंदों ने महलूकीन की आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए माली मदद की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।